guys, what's up, welcome back to the channel and welcome back to the amazing class of CA Inter Law and very good evening to all of you. welcome. तो आज हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ द चैप्टर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स एंड इट इज अ वेरी बिग चैप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर जो हमको आज डिस्कस करने हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पर ये पीडीएफ मिल जाएगी। आंसर्स लिखने के बाद फिर जो आंसर्स वाली पीडीएफ है उसके साथ में टेलीग्राम में डाल दूंगा। राइट सर। चलो अब हम लोग जो हैं ये क्वेश्चंस स्टार्ट करने वाले हैं। रेडी जल्दी से एक बार सब लोग बोल देंगे फटाफट से, और जितने बच्चे लाइव है फटाफट से चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब, वीडियो को कर देंगे लाइक। इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देन यू शुड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि कुछ भी मिस आउट ना हो, जो सारी चीजें वो आप लोगों तक पहुंच जाए, कुछ भी मिस ना हो। तो इसलिए फटाफट से चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ठीक है। चलो सर, अब हम लोग जो है इसके क्वेश्चंस करने स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, अब मेरे साथ एक एक करके क्वेश्चंस देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो है मैं आपको ना टेलीग्राम में जरूर लिख के दूंगा। जो राइटिंग प्रैक्टिस मैंने लास्ट अटेम्प्ट में ली थी ना, वो लास्ट अटेम्प्ट वाली राइटिंग प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो देख लूंगा मैं एक बारी पीयूष। तो राइटिंग प्रैक्टिस की जो क्या बोलते हैं लास्ट वाला जो अटेम्प्ट हुआ था ना, उसमें शेयर कैपिटल के कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन है, वो मैं डाल दूंगा। आज ऐसा करूंगा, मैं वही वाले क्वेश्चन डाल दूंगा, तुम उसको सेल्फ लिख के देखना, फिर उसके आंसर्स मैच करना कि तुम्हारे आंसर्स मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है सर। चलो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न संख्या 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आंसर को समझेंगे, ठीक है सर। सुनना जरा। क्वेश्चन नंबर 1, प्राइड प्राइवेट लिमिटेड अ स्टार्टअप बाय अ फ्यू क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स। एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, और ये कुछ लोगों ने मिलकर एक स्टार्टअप स्टार्ट किया। इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 2018। कब ये हुआ था सर? ये स्टार्टअप बना था इन द ईयर 2018। ये बना था इन द ईयर 2018 एंड द कंपनी इज बूमिंग एंड फेवरिंग द यंगर जनरेशन टू वर्क। और कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी अच्छा काम कर रही है, तो नया टैलेंट भी कंपनी के अंदर आ रहा है। कैपिटल स्ट्रक्चर आपको कंपनी का क्या दिया हुआ है? कंपनी की जो ऑथोराइज शेयर कैपिटल है वो 10 करोड़ है। इससे हमें कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। दिस इज द कैपिटल जिससे कंपनी रजिस्टर होती है। तो फिलहाल तो अभी इसमें कोई रोल है नहीं है, आगे देखते हैं। इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल कितनी है? 50 लाख। इक्विटी शेयर 10 रुपए का है, यानी कि 5 करोड़, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आपको कितना दे रखा है? 1 करोड़। जनरल रिजर्व आपको दे रखा है 3.52 करोड़ एंड P&L अकाउंट आपका क्रेडिट बैलेंस जो है वो क्रेडिट बैलेंस है आपका 1.58 करोड़, यानी P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस इज गिवन टू यू, प्रॉफिट गिवन है आपको कितना? 1.58 करोड़। The company decided to issue 30% of the equity share capital as a sweat equity share. Oh wow! अब मुझे समझ में आया क्वेश्चन आपको कहां लेके जाना चाह रहा है। ये बोलना चाह रहा है कि कंपनी 30% इक्विटी शेयर्स एज अ स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना चाहती है, यानी कंपनी वांट्स टू इशू स्वेट इक्विटी शेयर। और स्वेट इक्विटी शेयर कंपनी कितने इशू करना चाहती है? 30% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल। और सर हमने तो लिमिट पड़ी थी कि 1 साल में आप 15% कर सकते हो और ओवरऑल जो है वो आप मिलाकर 25% कर सकते हो। बट स्टार्टअप कंपनी थी ना, स्टार्टअप कंपनी के लिए कितना अलाउड होता था? स्टार्टअप कंपनी के लिए 50% अलाउड होता था। नॉर्मल कंपनी के लिए ओवरऑल 25% अलाउड होता है, बट जो स्टार्टअप कंपनी होती है, स्टार्टअप कंपनी के लिए 50% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल वो क्या कर सकते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर दे सकते हैं अप टू द 10 ईयर ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। जब स्टार्टअप है शुरू के 10 साल में है तो 50% तक की लिमिट अलाउड होती है और 50% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल देखते हैं, ठीक है सर। द प्रपोज्ड इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर विल बी सब्जेक्ट टू अ लॉक इन पीरियड ऑफ 5 ईयर। ओहो, इसके ऊपर लॉक इन लग जाएगा कितने साल का? 5 साल का। 5 साल का लॉक इन नहीं होता सर, लॉक इन होता है 3 साल का। ये आपने गड़बड़ करी हुई है, 5 साल का लॉक इन नहीं होता, लॉक इन कितने साल का होता है? 3 साल का। अकॉर्डिंगली कंपनी ने पास किया एक रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग द इशुएंस ऑफ 15 लाख इक्विटी शेयर्स, क्योंकि 30% इनको स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने थे, तो इन्होंने बोला हम 15 लाख इक्विटी शेयर इशू करेंगे, स्वेट इक्विटी शेयर। करंट मार्केट प्राइस 25 रुपए पे, और मार्केट प्राइस 25 रुपए चल रहा है, पर हम इशू करेंगे 5 रुपए में टू द आइडेंटिफाइड क्लास ऑफ डायरेक्टर एंड एम्प्लॉय, क्योंकि डिस्काउंट पे इशू होता है।
क्योंकि डिस्काउंट पे इशू हो सकता है। स्वेट इक्विटी शेयर इज अ एक्सेप्शन टू द सेक्शन 53। सेक्शन 53 क्या बोलता है, कोई भी शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं होगा, बट ये बोलता है 54 बोलता है यस हो सकता है, स्वेट इक्विटी शेयर इज एक्सेप्शन टू दैट, आप डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकते हो। तो यहां पर डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, कितने रुपए में शेयर इशू हो रहा है, 5 रुपए में शेयर इशू हो रहा है। इन द लाइट ऑफ द अबव फैक्ट आपको बताना है क्या ये जो कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रही है, क्या उसका जो साइज है, यानी जितने स्वेट इक्विटी शेयर इशू किए जा रहे हैं, क्या उसका जो साइज है इट इज वेल विद इन द लिमिट और नॉट, क्या वो लिमिट्स के अंदर है या नहीं है। तो मुझे एक बार सब लोग प्यारे प्यारे बच्चे यहां पर आंसर बता देंगे क्या वो लिमिट के अंदर है या नहीं है। तो मैं बोलूंगा यस सर इट इज डेफिनेटली विद इन द लिमिट, यस इट इज डेफिनेटली विद इन द लिमिट। क्यों वो लिमिट के अंदर है, क्योंकि सर जो कंपनी स्टार्टअप्स होती हैं उनको 50% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल तक अलाउड होता है, ये तो 30% लेके आ रहे हैं, तो यस इट इज विद इन द लिमिट। वेदर द लॉक इन पीरियड इज जस्टिफिएबल और नॉट, क्या लॉक इन सही लगाया है या गलत लगाया है, लॉक इन गलत लगाया है, लॉक इन गलत लगाया है, क्योंकि लॉक इन 3 साल का होता है, आपने लॉक इन कितने का लगा दिया, 5 साल का। अब देखो तुम्हें पूरा स्वेट इक्विटी, पूरा सेक्शन 54 उसके साथ रूल 8 लगता है, तो पूरा रूल 8 चिपकाने की जरूरत नहीं है। हमारे को 2 पॉइंट इस क्वेश्चन में काम में आने वाले हैं, एक तो लिमिट वाला पॉइंट, ठीक है, रेजोल्यूशन वाला पॉइंट डेफिनेटली वी विल राइट कि रेजोल्यूशन आपको एसआर पास करना होता है, दूसरा आपका लिमिट वाला पॉइंट हो गया, और तीसरा आपका लॉक इन वाला पॉइंट हो गया। इसके अलावा तुम्हें स्वेट इक्विटी वाले शेयर से ना सेक्शन में से कुछ उठाना है, ना रूल में से कुछ उठाना है, कुछ भी आपको नहीं लिखना है, यू जस्ट हैव टू राइट डाउन व्हाट, आपको सिर्फ और सिर्फ लिखना है क्या ये 3 पॉइंट। और क्योंकि यहां पर जिक्र हुआ है कि ये 5 रुपए में आप शेयर इशू कर रहे हो, तो डेफिनेटली हम ये चीज कोट जरूर करेंगे कि सेक्शन 53 मना करता है डिस्काउंट पे शेयर इशू करने से, क्योंकि यहां फेस वैल्यू से भी नीचे जा रहे हो आप। बट 54 इज एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 53, 54 एक्सेप्शन होती है और आप डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकते हो, ठीक है। तो लिखो मेरे साथ आंसर, आंसर इज एज पर सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, as per section 53 of Companies Act 2013, as per section 53 of Companies Act 2013, company shall not issue any, company shall not issue any shares at discount, आप डिस्काउंट पे कोई भी शेयर इशू नहीं करोगे, except as given under section 54, बट 54 में उसकी एक्सेप्शन दी हुई है, 54 में उसकी क्या दी हुई है, एक्सेप्शन दी हुई है। फिर मैं यहां लिखूंगा, लिखो एज पर सेक्शन 54 sweat equity shares can be issued at discount, sweat equity shares can be issued at discount, sweat equity shares can be issued at discount, आप sweat equity share डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो। ओके सर, sweat equity share डिस्काउंट पे इशू हो सकता है to the employees for providing their know-how या कोई IPR और फॉर वैल्यू एडिशन, और फॉर वैल्यू एडिशन, या फिर आप उनको वैल्यू एडिशन के लिए स्वेट इक्विटी शेयर इशू करते हो, ठीक है। तो आपने स्वेट इक्विटी बता दिया क्यों दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं। अब आप आ जाओ सीधा प्रोविजन पे। एज पर सेक्शन 54 फॉलोइंग कंडीशंस आर टू बी फुलफिल्ड फॉर इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। क्या क्या कंडीशंस आपको पूरी करनी पड़ेंगी, तो फर्स्ट आपको कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, पास स्पेशल रेजोल्यूशन, पास स्पेशल रेजोल्यूशन, आपको एसआर पास करना पड़ेगा। ऐसे लिख सकते हो स्पेशल रेजोल्यूशन इज टू बी पास्ड बाय द कंपनी, तो भी बात एक ही है, स्पेशल रेजोल्यूशन इज टू बी पास्ड बाय द
कंपनी, तो भी बात एक ही है। बी, सच एसआर मस्ट स्पेसिफाई, such SR must specify number of shares, current market price, consideration, if any। लिख सकते हैं, ऐसा क्यों नहीं लिया, एसआर लिख सकते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन जरूरी नहीं लिखना है, लिखना है तो लिख दो, बट एसआर भी चल जाएगा। कंसिडरेशन इफ एनी, and employees or directors to whom sweat equity share is issued, sweat equity shares are issued। जिनको आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने वाले उनकी डिटेल डालो, ठीक है। फिर आप लिखोगे लिमिट ऑन द इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर, लिमिट on the issue of sweat equity share, देखो एज पर रूल 8, आगे रूल का नाम आएगा कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल्स 2014, कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल्स 2014। लिमिट कितनी है, अ स्टार्टअप कंपनी। अगर पूरा प्रोविजन लिखना है, मतलब पूरी लिमिट लिखनी है, तो नॉर्मली पूरी भी लिमिट लिख सकते हो ऐसे, अ कंपनी shall not issue, a company shall not issue। रूल नंबर ना याद हो तो कोई बात नहीं, रूल का नाम तो याद ही रहेगा, इतना तो पता रहेगा, ये 4th चैप्टर का क्वेश्चन है, चैप्टर 4 का है, तो रूल का नाम तो बना के लिख सकते हो, एज पर रूल कंपनी शेयर कैपिटल एंड एज पर द रेलेवेंट रूल ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल्स, वो तो लिख ही सकते हो। अब कोई क्वेश्चन डिपॉजिट का है तो मुझे ये तो पता है ना कि ये डिपॉजिट चैप्टर का क्वेश्चन है, तो मैं उधर रूल का नाम तो लिख ही दूंगा, एज पर कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014। देखो बीच में तो चैप्टर का नाम ही आ जाता है ना, इधर कंपनी सेम है, इधर रूल सेम है, इधर 2014 सेम है, तो स्टैंडर्ड तो सेम ही रहेगा, बीच में तुमको नाम चिपका दे रहा है बस चैप्टर वाला, वो हमको याद ही आएगा। अ कंपनी शैल नॉट इशू ओवरऑल, अ कंपनी शैल नॉट इशू स्वेट इक्विटी शेयर ओवरऑल exceeding 25% of paid up equity share capital, however a private company which is a startup cannot issue sweat equity shares exceeding 50% of paid up share capital, exceeding 50% of paid up share capital, 50% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल से ज्यादा आप इशू नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है सर, फिर यहां लॉक इन वाला पॉइंट लिख दो, लॉक इन पीरियड, लॉक इन पीरियड आप कितना लिखोगे, लिखो स्वेट इक्विटी शेयर्स सो इशूड मस्ट बी लॉक्ड इन फॉर अ पीरियड ऑफ, कितने साल के लिए लॉक इन होता है, जल्दी से बताएंगे फटाफट, सारे बच्चे बताएंगे एक बार कितने साल के लिए लॉक इन होता है। सर ये लॉक इन होता है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स, और इसको हाईलाइट करना है क्योंकि इसी पे क्वेश्चन है। इट मस्ट बी लॉक इन फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स, और 3 इयर्स कहां से, फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। वेरी गुड, ये किसने लिखा था, पीपीटी 1 स्टाइल, पता नहीं क्या लिखा हुआ है नोट्स, जिसने भी लिखा है, इट इज वेरी करेक्ट आंसर, 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। जो आपकी अलॉटमेंट डेट होती है वहां से
3 साल काउंट होते हैं और वहां से 3 साल के लिए लॉक इन हो जाएगा। उतने में आप उसको बेच नहीं सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, इट इज लॉक्ड इन। ठीक है। नाउ एज पर द गिवन केस, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, फर्स्ट बोलता है कि भैया क्या जो ये साइज है, ये साइज ऑफ द स्वेट इक्विटी शेयर इज अप्रोप्रिएट और नॉट, वेदर दिस साइज इज अप्रोप्रिएट, क्या ये साइज ऑफ क्या बोलते हैं, ये साइज जो है ये अप्रोप्रिएट है या नहीं है। वैलिडिटी वाला पॉइंट लिखना है सर 12 महीने वाला, नहीं जरूरत ही नहीं है। एसआर पास इज वैलिड फॉर 12 मंथ, क्यों लिखना है, क्या कोई रिक्वायरमेंट है। अगर कुछ क्वेश्चन ही ऐसा बना होता जिसमें स्वेट इक्विटी शेयर अलॉट ही नहीं हुए मान लो 12 महीने में, तो फिर मैं 12 महीने वाला पॉइंट लिखता, मुझे यहां लिखने की जरूरत ही नहीं है दैट एसआर इज वैलिड फॉर 12 मंथ्स। सो फर्स्ट में क्या लिखूंगा, द कंपनीज डिसीजन टू इशू 30% sweat equity shares to directors and employees is correct as per law। ये लॉ के हिसाब से एकदम क्या है, करेक्ट है, इट इज करेक्ट एज पर लॉ, बिकॉज it is within the limit of 50% of paid up share capital, as 50% of paid up share capital is आपका 50 लाख शेयर है तो उसका 50% करूंगा तो 25 लाख शेयर्स आएगा। कंपनी कितने इशू करना चाह रही है, 15 लाख शेयर्स। कंपनी इज इशूइंग, company is issuing 15 lakh shares as sweat equity share which is valid as per law। आप इसको इशू कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर लॉक इन वाला पॉइंट बताओ, क्या लॉक इन वाला पॉइंट सही था, नहीं सर वो गलत था, वो गलत था। लॉक इन 3 साल का होता है, 5 साल का नहीं। लॉक इन पीरियड is not justifiable, lock-in period is not justifiable as the law states the lock-in can be for maximum 3 years not 5 years, क्योंकि लॉक इन जो है सर वो मैक्सिमम 3 साल का हो सकता है, 5 साल का नहीं हो सकता, तो लॉक इन वाला पीरियड जस्टिफिएबल नहीं था। दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन। मुझे बताओ एकदम इजी लगा, एकदम इजी लगा, और कैसे आंसर लिखना है, क्या लिखना है, कितना लिखना है। अब देखो सेक्शन 54 में बहुत कुछ दे रखा है, बट हमको सब कुछ नहीं चिपकाना होता एग्जाम में। यू हैव टू फाइंड आउट कि मेरे को कितने पॉइंट्स लिखने हैं जिससे मेरा आंसर फ्रेम हो जाए, दैट्स इट। उसके अलावा आपको कोई कहानी फालतू की डालने की जरूरत नहीं है कि वो 12 महीने वैलिड होता है ऐसे, तो इसके कंसिडरेशन का पॉइंट लिख दूंगा मैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का पॉइंट लिख दूंगा। क्यों लिखना है वो सब कुछ, हमको जरूरत ही नहीं है सर वो सब लिखने की। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। चले आगे, चलो आगे। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। SKS लिमिटेड, ओहो, SKS लिमिटेड ने 8% वाले 1.5 लाख रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करे 100 रुपए का एक। वेरी गुड सर। इन द मंथ ऑफ May 2010, वाओ, मंथ 2010 में आपने क्या करा, आपने ये इशू करे। सर मुझे IUS रिटेन नहीं हो रहा, बाकी चैप्टर हो रहा है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स नहीं हो रहा। जो चैनल पे रिवीजन वीडियो है ना, उसे 2 बार देख लो, सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे और सारी चीजें भी याद हो जाएंगी। बट नॉर्मल स्पीड पे, अब भगा भगा के देखोगे तो फिर रिटेंशन नहीं होगी। आराम से देखो, तसल्ली बख्श, 1 घंटे 50 मिनट की तो है, उसे आराम से देखो। कम से कम एटलीस्ट ये होगा कि वो चीजें दिमाग में बैठेंगी, बट डेफिनेटली यू विल
लाइक इट विल बी लाइक वेरी इजी फॉर यू, बहुत ही ऐसा इजी हो जाएगा एकदम। एसकेएस लिमिटेड इशूड 8% 1,50,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए का एक इन द मंथ ऑफ मई 2010। ठीक है, मई 2010 में हमने क्या करे, इशू करे, विच आर लाइबल टू बी रिडीम्ड विद इन पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, और 10 साल में हमें उन्हें रिडीम करना था, 10 साल में हमने उन्हें रिडीम करना था। ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक द कंपनी इज नीदर इन अ पोजीशन टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर नॉट टू पे द डिविडेंड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ इशू। ना तो कंपनी अभी उसे रिडीम कर सकती है, ना कंपनी उस पर डिविडेंड दे सकती है। बहुत अच्छे। द कंपनी विद द कंसेंट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 70% इन वैल्यू। ओहो, यही गड़बड़ कर दी ना आपने। यहां कितने लोगों से कंसेंट लेनी होती है सर? हमको कंसेंट लेनी होती है 3/4 इन वैल्यू से। 75% इन द वैल्यू प्रेफरेंस शेयर जिनके पास होते हैं, अगर वो लोग अग्री करते हैं कि रोल ओवर करने के लिए रेडी है, रिन्यू करने के लिए रेडी है, तो जो आपका टेन्योर खत्म हुआ है, हम उन प्रेफरेंस शेयर को क्या कर देते हैं, रिन्यू कर देते हैं। और साथ में आपको एनसीएलटी अप्रूवल लेना पड़ता है। तो हाँ, इन्होंने एनसीएलटी को एप्लीकेशन तो डाली है। विल द पिटीशन बी अप्रूव्ड बाय द ट्राइब्यूनल? नो, ट्राइब्यूनल आपकी पिटीशन अप्रूव नहीं करेगा, क्योंकि आपको 3/4 इन द वैल्यू से अप्रूवल लेना था, आपने अप्रूवल 70% से लिया है। 3/4 का मतलब होता है कि आपको अप्रूवल लेना था फ्रॉम 75%, जिनके पास 75% इन द वैल्यू हो, बट आपने अप्रूवल लिया 70% से, इट इज नॉट अ वैलिड अप्रूवल, और आपने एनसीएलटी को एप्लीकेशन डाली, वो एक्सेप्ट नहीं होगी। कैन द कंपनी इंक्लूड द डिविडेंड अनपेड इन द अबव इशू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर? क्या कंपनी ऐसा कर सकती है कि जितना, देखो जो प्रेफरेंस शेयर थे वो तो रिडीम हो ही नहीं, तो उसको तो हम रिन्यू कर ही देंगे, बट क्वेश्चन बोल रहा है कंपनी ने डिविडेंड भी नहीं दिया था, कंपनी डिविडेंड भी नहीं दे पा रही थी। अब उस डिविडेंड को भी इंक्लूड करके, हम उसको भी यहां पर इंक्लूड करके, और उसके बदले हम क्या कर सकते हैं, यहां पे प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं, यस और नो? यस, बिकॉज सेक्शन 55 सेज दैट कि अगर आप डिविडेंड, अगर आप क्या नहीं पे कर पाते, प्रेफरेंस शेयर का पैसा वापस नहीं कर पाते, और आप उस पर डिविडेंड नहीं दे पाते, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, रिन्यू कर सकते हो, प्रेफरेंस शेयर आप इशू कर सकते हो। ओ, तो लिखेंगे जरा, ये जो नो लिख रहे हैं ना, ये पिटेंगे मुझसे और कुछ नहीं है। लिखो आंसर, लिखो आंसर, एज पर सेक्शन 55। देखो इसका मैं बोलूंगा, अगर सबसेक्शन याद रहे तो कर लेना, क्योंकि 55 सबसेक्शन 1 जो होता है वो इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर का है, 55 सबसेक्शन 2 जो है वो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का है, 55 सबसेक्शन 3 ये वाला केस हो जाता है, रिन्यूअल वाला, और 55 सबसेक्शन 4 में तो वो बात लिखी हुई है कि आपको सीआरआर बनाना पड़ता है ना, जो वो सीआरआर बोनस शेयर के लिए यूज होता है। तो इसका तो सबसेक्शन, ये कौन आया, विराट आया, 55 सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 5 तूने खुद बनाया नालायक। सिर्फ 55 सबसेक्शन 4 तक के सेक्शंस हैं, और मैंने रिवीजन में बहुत बढ़िया चार्ट दिखा रखा है, प्लीज एक बार उस चार्ट से रेफर करना, तो तुमको ये इजीली हो जाएगा। एज पर सेक्शन 55 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, व्हेन अ कंपनी इज unable to pay, when a company is unable to pay dividend or unable to redeem preference share, यही इस पूरे सेक्शन का आधार है। अनेबल टू पे डिविडेंड, अनेबल टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर। आप ना तो डिविडेंड दे पा रहे हो, ना आप प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर पा रहे हो, तो फिर क्या होगा सर? Then with consent of preference shareholder holding 3/4 in value, holding 3/4 in value and B obtaining approval from NCLT, बीच में ध्यान रखना एंड है। हो सकता है इंस्टीट्यूट एक ऐसा क्वेश्चन बना दे कि आपने 3/4 इन वैल्यू से अप्रूवल ले लिया, एनसीएलटी के बारे में जिक्र ही ना करे। समझ रहे हो, एनसीएलटी के बारे में जिक्र ही ना करे, और वो क्या बोले कि बताओ ये वैलिड है या नहीं है, तो भाई नहीं, एनसीएलटी से अप्रूवल भी लेना पड़ता है और शेयर होल्डर से क्या करना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है, दोनों अप्रूवल रिक्वायर्ड है। ओ, ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी, एनसीएलटी ठीक है, एनसीएलटी से अप्रूवल लोगे, ओके सर।
एंड issue the preference shares in lieu of amount due on redemption, including amount of dividend unpaid. Including amount of dividend. And after issue of these preference share, the unredeemed preference shares shall be deemed to be redeemed. तो हम वो पुराने वाले डीम्ड रिडीम मान लेते हैं, डीम्ड टू बी रिडीम्ड, उसे रिडीम माना जाएगा, उसे क्या माना जाएगा, रिडीम माना जाएगा। प्रोवाइडेड एनसीएलटी में डायरेक्ट, एनसीएलटी में डायरेक्ट फॉर redemption of preference shares for the preference shareholder, for the preference shareholder who have not consented for who have not consented in the approval stated above. जो हमने ऊपर अप्रूवल लिया था उसमें जिन्होंने कंसेंट नहीं दी थी, डिसेंटिंग वाले जो बंदे हैं, उनके लिए एनसीएलटी ऑर्डर दे सकता है कि भैया आप क्या करो, इनको तो पेमेंट कराओ, इनको तो पेमेंट कराओ, वो तो मना कर रहे हैं, तो उनको हम वो नहीं करेंगे, उनको हम रिडम्पशन करके वो क्या बोलते हैं, प्रेफरेंस शेयर नहीं दे सकते, उनको पेमेंट कराओ, उनको तो आपको पेमेंट करानी पड़ेगी। ओके सर, सो आगे लिखना, इन द गिवन केस the company has obtained NCLT approval. The company has obtained approval, but only 70%, ऐसे लिखो, but preference shareholder having, only 70% in value have consented for approval, have consented for the proposal. So, एक मिनट, कंपनी हैज अप्लाइड फॉर एनसीएलटी अप्रूवल, ऑब्टेन कहां से हो गया, कंपनी हैज अप्लाइड फॉर एनसीएलटी अप्रूवल, ऑब्टेन तो होगा ही ना, क्योंकि ट्राइब्यूनल आपकी एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो द ट्राइब्यूनल यानी कि एनसीएलटी विल नॉट एक्सेप्ट द पिटीशन एंड सच प्रपोजल will not be approved by NCLT. Will not be approved by NCLT. और ये अप्रूवल NCLT अप्रूव नहीं करेगा। फिर वो बोल रहे क्या आप इस केस में डिविडेंड को इंक्लूड कर सकते हो। देखो अगर 75% कंसेंट फेवर में आ जाती, 75% इन द वैल्यू जो लोग होल्ड करते हैं, अगर वो लोग कंसेंट दे देते तो हम डिविडेंड इंक्लूड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो मैं लिखूंगा सेकंड केस, इफ द कंसेंट ऑफ
preference shareholders holding 75% in value agrees for proposal, then dividend can be included for issue of प्रेफरेंस शेयर। तो ये जो आपका रिन्यू हो रहा है ना, जो ये आपका रिन्यू हो रहा है, तो वो रिन्यूअल के लिए फिर आपका डिविडेंड के जो जितना आपका डिविडेंड का पैसा देना है आपने, उसके लिए भी फिर आप एक काम करो, प्रेफरेंस शेयर इशू कर दो उनको। बट वो तब हो सकता है अगर 75% वोट फेवर में आए पहले, और पहले कंसेंट लेनी है, उसके बाद ही आपको एनसीएलटी को अप्रूवल लेना है, क्योंकि एनसीएलटी का अप्रूवल ऐसे आएगा ही नहीं ना अगर आपकी एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट नहीं होगी। एनसीएलटी बोलेगा तुमने अपनी कंपनी में 74% प्रेफरेंस 75% प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जिनके पास ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर जिनके पास 75% इन द वैल्यू है, ऐसे वाले प्रेफरेंस शेयर होल्डर से क्या तुमने अप्रूवल ले ली? तो बोलेंगे नहीं, हमने तो 70% से लिया है। तो फिर भैया अभी भाग जाओ यहाँ से, आपका कोई अप्रूवल आएगा ही नहीं। अभी अप्रूवल आएगा ही तभी, एनसीएलटी आपकी पिटीशन ही तब एक्सेप्ट करेगा, तो फिर एनसीएलटी की तो अप्रूवल की बात ही खत्म हो गई। खुशी इज आस्किंग अगर 1/4 पेमेंट ना करें तो चलेगा ना? क्यों चलेगा? 1/4 को तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी भैया। जो डिसेंटिंग वाले हैं, यू हैव टू पे देम। जो लोग मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं भाई हमको नहीं चाहिए प्रेफरेंस शेयर, तो उनको पेमेंट करो। ठीक है, चलो डन डनाडन डन डन डनाडन डन। सर अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आ जाते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है ये, ऑल्दो आई थिंक मैंने लास्ट प्रैक्टिस में कराया था या मैंने नहीं देखा, बट येस इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि ये थोड़ा अटपटा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने उठा के दिया। सेक्शन 49, 50 और 51 तीन चिल्लड़ सेक्शन है कंपनीज एक्ट के अंदर। 49 कॉल यूनिफॉर्म बेसिस पे होनी चाहिए। 50 कॉल्स इन एडवांस के बारे में बात करता है, कंपनी चाहे तो एक्सेप्ट कर सकती है, बट कॉल इन एडवांस अगर एक्सेप्ट करेगी तो एडवांस मनी के ऊपर क्या नहीं मिलता? वोटिंग राइट नहीं मिलता। और थर्ड वाला आपका क्या होता है 51 कि कंपनी अगर चाहे तो पेड अप वैल्यू के हिसाब से क्या दे सकती है? डिविडेंड। वैसे तो जनरली फेस वैल्यू के हिसाब से डिविडेंड मिलता है, बट 51 बोलता है कि आप पेड अप वैल्यू के हिसाब से डिविडेंड दे सकते हो। तो दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दोस 3 चिल्लड़ सेक्शन, जिनको हम कोई इज्जत नहीं देके रखते, हम देखते भी नहीं है। 49, 50, 51 छोड़ के चले जाते हैं, और इंस्टीट्यूट ने पैसे ऐसे चुपके से बैठ के ना उस पर 5 मार्क्स का क्वेश्चन बना दिया, और फिर इंस्टीट्यूट पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चन लेके आ जाते हैं 5-5 मार्क्स के धप्पा, और फिर तुम धप्पा हो जाते हो वहां पे। तो ये कंपनी का नाम दे रखा है सब हेल्थ प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, प्रोडक्ट लिमिटेड। इट इज अ पब्लिक कंपनी। ठीक है, अंडरलाइन तो करना है, यस अंडरलाइन तो करना है। जहां जहां आपको लगेगा वहां वहां आपको अंडरलाइन करना है। जैसे यहां पर आपने 70% इन द वैल्यू लिया है, आपने अप्रूवल लिया 70% इन द वैल्यू से। ठीक है, जबकि आपको लेना किससे था? आपको 3/4 इन द वैल्यू से अप्रूवल लेना था, और अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी लेना था, राइट? सो प्रपोजल विल नॉट बी, ट्राइब्यूनल not accept the petition and proposal not approved by the NCLT। वो अप्रूव नहीं होगा, वो अप्रूव नहीं होगा। ठीक है, ठीक है सर। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 3 पे। सब हेल्थ प्रोडक्ट लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर वर्थ ₹5 करोड़। 5 करोड़ के आपने क्या कर रखे हैं? इक्विटी शेयर इशू किए हुए हैं। 5 करोड़ के आपने इक्विटी शेयर इशू किए हुए हैं, एंड इट वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड पार्टली पेड एट 50 ईच। फुल्ली सब्सक्राइब थे, बट अभी वो पार्टली पेड अप है। 100 रुपए का एक शेयर है, बट अभी कंपनी ने मांगे कितने? 50 लोगों ने भी 50 रुपए दिए। द कंपनी मेड अ कॉल टू इट सब्सक्राइबर टू पे अ सम ऑफ ₹30 फॉर ईच शेयर हेल्ड बाय देम। कंपनी ने बोला 30 रुपए और लेके आ जाओ, ₹30 और मांग लिए। मिस्टर GH एक शेयर होल्डर है, एक सब्सक्राइबर है, उसके पास 10,000 शेयर है, उसने सारे पैसे दे दिए ऑन द शेयर हेल्ड बाय हिम इन द एडवांस। यानी उसने पूरे 50 रुपए दे दिए, उसने पूरे 50 रुपए दे दिए। तो 10,000 शेयर पे बंदे ने पूरे 50 रुपए दे दिए, इसका मतलब 5 लाख रुपए आ गए। बट आपको जो वोटिंग राइट्स मिलेंगे वो सिर्फ 3 लाख के ऊपर ही मिलेंगे, क्योंकि अभी 20 रुपए कंपनी ने नहीं मांगे थे, तुमने एडवांस में दे दिए, तो कॉल इन एडवांस पे तुमको वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे। लेटर मिस्टर GH क्लेम्ड इंटरेस्ट ऑन द मनी एडवांस्ड बाय हिम एंड ऑल्सो डिविडेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ द एडवांस मनी पेड। तो इससे क्या मतलब होता है भाई? कंपनी ने बोला तुमने हमें एडवांस में पैसा दिया, हमने थोड़ी मांगा था, बोलो है ना? इज दिस क्लेम जस्टिफाइड? नो। अनदर शेयर होल्डर मिस्टर LK, उसके पास 15,000 शेयर थे और उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, यानी उसने वो 30 रुपए भी नहीं दिए।
तो द डायरेक्टर कॉल्ड अपॉन हिम टू पे द एंटायर अमाउंट ड्यू बाय हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर हेल्ड बाय हिम। क्योंकि उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी थी, तो यहां पर कंपनी ने उसे बोला कि बेटा तूने फर्स्ट कॉल नहीं दी थी ना, तो अब ये तेरी पेनल्टी है कि तू पूरे 50 रुपए लेके आएगा। भाई ऐसे नहीं कर सकते। सेक्शन 49 बोलता है आपको कॉल यूनिफॉर्म बेसिस पे करनी होती है। आप किसी से 50 मंगा लो, किसी से 30 रुपए मंगा लो, किसी से 20 रुपए मंगा लो, किसी को बोलो तू तो मेरा ही भाई है, तू कुछ मत लेके आ, तू बाद में दे दियो। ऐसा नहीं होता। भाई भाई निकल जाएगा सब, ऐसा नहीं होता। आपको कॉल यूनिफॉर्म बेसिस पे करनी है। रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर एग्जामिन वेदर द कंपनी कैन डू सो। देखो अगर कंपनी का आर्टिकल ये प्रोवाइड करता है कि हम पेड अप वैल्यू के हिसाब से डिविडेंड देंगे, तो हम इसको पेड अप वैल्यू के हिसाब से डिविडेंड दे सकते हैं, क्योंकि इसने पूरा पैसा दे दिया तो उस पर आपको डिविडेंड मिल जाएगा। बट अगर कंपनी के आर्टिकल में ऐसा नहीं लिखा तो भैया आप फिर फेस वैल्यू पे सबको इक्वली डिविडेंड देते हो, आप पेड अप वैल्यू के हिसाब से डिविडेंड नहीं दोगे। ठीक है, ठीक है सर। चलो मेरे साथ लिखना शुरू करेंगे, जरा लिखो आंसर। एज पर सेक्शन 50 of Companies Act 2013, if authorized by AOA, the company may accept amount remaining unpaid on share in advance even if not called up by company। कंपनी ने अभी कॉल अप नहीं किया, कंपनी ने अभी कॉल्ड नहीं किया पैसा, बट आप एडवांस में एक्सेप्ट कर सकते हो। बट ध्यान रखना कंपनी में एक्सेप्ट अमाउंट रिमेनिंग अनपेड इन एडवांस। और ये भी तब होगा जब एओए के द्वारा ऑथोराइज्ड होगा। ये भी तब होगा जब एओए के द्वारा ऑथोराइज्ड होगा। अगर एओए में ऑथराइजेशन नहीं है तो नहीं। फर्दर एज पर सेक्शन 51, if authorized by AOA, company may pay the dividends, company may pay the dividend on paid up amount। अगेन अगर ऑथराइज्ड है, कंपनी में पे डिविडेंड ऑन पेड अप अमाउंट। आप डिविडेंड अमाउंट पेड अप के हिसाब से दे सकते हो। एज डिसाइडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर to pay dividend on proportionate basis on shares which are not equally paid up, जो इक्वली पेड अप नहीं है, आप अलग अलग पेड अप के हिसाब से डिविडेंड दे दो। फिर आगे लिखना इंटरेस्ट कैन बी पेड ऑन एडवांस अमाउंट। देखो जो एडवांस अमाउंट आपको मिला है ना, उस पे आप इंटरेस्ट दे सकते हो,
डिविडेंड में हमेशा फेस वैल्यू पे डिविडेंड दिया जाता है, बट 51 क्या बोलता है, 51 ये बोलता है कि अगर आप पेड अप पे देना चाहते हो तो आप पेड अप के हिसाब से डिविडेंड दे दो। वो 51 अलाउ करता है, बट वो 51 भी ये बोलता है वो तब होगा अगर कंपनी ने अपने आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि हम हर किसी को पेड अप वैल्यू के हिसाब से डिविडेंड देंगे। भाई तूने अभी 8 रुपए दिए, तेरे पास 10,000 शेयर है, तो तूने 80,000 दिए कंपनी को, तो उसके हिसाब से तेरे को प्रोपोर्शनेटली डिविडेंड मिलेगा। किसी के पास 20,000 शेयर है, उसने दिए ही 5 रुपए, तो उसके 5 रुपए यूज करें हमने, तो उसको लाख रुपए के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। तो पेड अप के हिसाब से आप दोगे, बट दैट कैन बी डिपेंडिंग अपॉन द एओए, अगर एओए में लिखा है तो। इंटरेस्ट आप दे सकते हो एडवांस अमाउंट पे, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट as permitted by article of association can be changed by shareholder in general meeting. By shareholder in general meeting. Further, एज पर सेक्शन 49 तो ये बोलता है कि आपको कॉल ही यूनिफॉर्म बेसिस पे करनी है। तुमने तो कॉल ही अलग अलग कर ली सबसे। पर सेक्शन 49 कॉल्स मेड बाय द कंपनी शैल बी ऑन यूनिफॉर्म बेसिस। कॉल्स मेड बाय द कंपनी यूनिफॉर्म बेसिस पे होनी चाहिए। इंटरेस्ट पेड ऑन एडवांस, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो सकता है। शैल बी ऑन द यूनिफॉर्म बेसिस। आपको जो कॉल करनी है वो सारी यूनिफॉर्म बेसिस पे करनी है। यस कुलदीप, आपने उसको यूनिफॉर्म बेसिस पे करना है। ठीक है, ठीक है सर। So, as per above provisions, फर्स्ट, क्या वो मिस्टर जीएच का क्लेम जस्टिफाइड था? नहीं। लिखो मिस्टर जीएच, मतलब अब यहां पे नहीं में क्या बोला कि क्या उसका क्लेम जस्टिफाइड था, तो मैं लिखूंगा हाँ ही इज एंटाइटल्ड। अगर कंपनी, मतलब इसको आपको आंसर को ऐसा लिखना पड़ेगा कि आपको क्या कंपनी को वो डिविडेंड देना पड़ेगा उसके पेड अप वैल्यू के हिसाब से, तो हम बोलेंगे हाँ वो क्लेम जस्टिफाइबल हो सकता है अगर कंपनी के एओए में लिखा हो। तो मैं ऐसा कंक्लूजन ही दे दूंगा कि नहीं उसका मांगना गलत है या कंपनी का ना देना गलत है। वो आप ये लिखोगे अगर कंपनी के एओए में लिखा है तो हो सकता है। तो मिस्टर जीएच क्लेम, Mr. GH is entitled to claim any interest on advance money and dividend in proportion to paid up amount, in proportion to paid up amount। वोटिंग राइट नहीं मिलेंगे। in proportion to paid up amount if it is authorized by AOA। of company, very very important is this, Mr. GH is entitled if it is authorized by the company। अगर AOA में authorized है तो ही, अदरवाइज नहीं। ऐसा कोई फिक्स टाइम थोड़ी होता है ईशान। सेकंड, इन केस ऑफ मिस्टर LK, calls
calls shall be made on uniform basis from shareholders of same class. जो सेम क्लास के शेयर होल्डर है, हम तो उनसे सेम ही सेम पैसा मांगेंगे, अलग अलग थोड़ी मांगेंगे। हम तो उनसे सेम ही सेम पैसा मांगेंगे, उनसे अलग अलग थोड़ी पैसे मांगेंगे। Different amount cannot be called from some shareholders unless they are of the different class. आप डिफरेंट अमाउंट तब तक नहीं मांग सकते जब तक वो अलग अलग डिफरेंट क्लास के शेयर होल्डर ना हो। ठीक है सर, आगे सुनना। सो द एक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर by calling entire amount from Mr. LK is invalid as per the law. इन्होंने वैलिड इनवैलिड पूछा था, क्या पूछा था? सेकंड पार्ट। परमिटेड पूछा, परमिटेड। तो हम बोलेंगे इट इज इनवैलिड एज पर द लॉ एंड नॉट परमिसिबल। एंड नॉट परमिसिबल, एक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज नॉट परमिसिबल। आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आप उनसे क्या नहीं कर सकते? वो पैसे नहीं मांग सकते। आप सबसे सेम पैसे मांगोगे, सबसे अलग अलग पैसे नहीं मांगोगे। क्लियर है बेटा? चलो आगे, जल्दी बोलो फटाफट। जल्दी जल्दी बोलेंगे, जल्दी जल्दी, डन टनाटन टन। क्या हम आगे चल सकते हैं? क्या हम आगे चल सकते हैं? यस सर। अब आ जाओ आप अगले क्वेश्चन पे। वाओ, ये क्या बोलता है? एज पर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 31 मार्च 2021। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको दी हुई है 31 मार्च 2021 की। Authorized and issued share capital of Manorama Travels Private Limited is 100 lakh divided into 10 lakh equity share of 10 each. 100 लाख की आपकी कैपिटल है, ऑथोराइज्ड और इशूड। 100 लाख की आपकी कैपिटल्स है, जो कि आपकी ऑथोराइज कैपिटल है और इशूड कैपिटल है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। इनटू 10 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, और 10 लाख शेयर्स में डिवाइडेड है। The subscribed and paid up capital as on that date is 80 lakh rupees divided into 8 lakh equity shares of 10 each. अब मेरी बात सुनना, कंपनी ने इशू कितने करे हैं? देखो ये इशूड कैपिटल भी है। पिटाई खा लोगे अगर तुमने यहां गलती करी तो। कंपनी के इशूड कैपिटल कितनी है? 10 लाख शेयर, बट उसमें से सब्सक्राइब्ड कितनी है? 8 लाख शेयर। तो वो जो 2 लाख शेयर्स हैं जो कंपनी ने इशू किए थे बट किसी ने खरीदे ही नहीं, जो कंपनी ने इशू किए थे बट किसी ने खरीदे ही नहीं, तो वो 2 लाख शेयर का क्या होगा? द कंपनी हैज रिड्यूस्ड इट्स शेयर कैपिटल बाय कैंसिलिंग 2 लाख इक्विटी शेयर विच वाज इशूड बट अनसब्सक्राइब्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो आपको याद है सेक्शन 61 का सबसेक्शन 1 का एक क्लॉज ई होता था, जो आपकी अनइशूड, जो आपकी इशूड कैपिटल है बट इट इज अनसब्सक्राइब्ड, नीदर टेकन नॉर अग्रीड टू बी टेकन। ना तो वो किसी ने लिया और ना किसी ने लेने के लिए अग्री किया। वो वाली कैपिटल को आप, वो वाले शेयर को आप कैंसिल कर सकते हो। और सेक्शन 61 सबसेक्शन 2 ये बात भी बोलता है कि सेक्शन 61 सबसेक्शन ई, सेक्शन 61 सबसेक्शन 1 क्लॉज ई के हिसाब से कैंसिल किए गए शेयर्स रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल नहीं होते, तो इसके ऊपर रिडक्शन के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। आपको सिर्फ 2 चीजें कोट करनी है, 61 सबसेक्शन 1 क्लॉज ई कि आप शेयर कैंसिल कर सकते हो, और ये कैंसिलेशन आपका रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं करेगा। दिस इज नॉट सेक्शन 66, रिडक्शन के प्रोविजन आपको यहां पर नहीं लगाने हैं। अच्छा सर। आगे बोलता क्या है? विदाउट ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी। ओ, ये बोल रहे हैं एनसीएलटी
एनसीएलटी अप्रूवल जो है वो आपको लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा रे। एनसीएलटी अप्रूवल तुमको कब लेना पड़ता है? एनसीएलटी अप्रूवल तुमको तब लेना पड़ता है जब तुम रिडक्शन करते हो। दिस इज नॉट अ रिडक्शन, दिस इज सेक्शन 61 सबसेक्शन 1 क्लॉज ई का केस। ये जो मुझसे पूछ रहे हो ना वाई, मैं बोल रहा हूं अभी के अभी क्लास बंद करो, चुपचाप निकल लो यहां से शेयर कैपिटल रिवाइज करने। चुपचाप एकदम 200 की स्पीड से निकल लो फटाफट। वो गाना सुना है तुमने, जर्रा सी रफ्तार है ना रावण वाला, उतनी स्पीड पे जितने वो ट्रेन चल रही थी ना, फटाफट निकल लो तड़ातड़ एकदम। और शेयर कैपिटल रिवाइज मारो, सेक्शन 61 उठा के देखो और उसका 5th क्लॉज जो है सेक्शन 61 सबसेक्शन 1 क्लॉज ई, 5th क्लॉज उठा के देखो, वहां ये पॉइंट हमने किया हुआ है कि अगर आपने कोई शेयर इशू करे बट वो सब्सक्राइब नहीं हुए, इधर इट इज नॉट टेकन नॉर अग्री टू बी टेकन, ना तो किसी ने लिए ना किसी ने अग्री भी नहीं किया अभी टेकन के लिए, मतलब लेने के लिए अग्री भी नहीं किया, तो हम वो वाले अनसब्सक्राइब्ड को कैंसिल कर देते हैं। एंड सेक्शन 61 सबसेक्शन 2 क्लियरली बोलता है दैट कैंसिलेशन इज नॉट अ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। उसे रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल नहीं बोलते, तो उसमें कोई एनसीएलटी की कोई अप्रूवल नहीं चाहिए होती, ठीक है। 61 में जब तुम कैपिटल ऑल्टर करते हो आपको जस्ट ओआर पास करना होता है, दैट्स इट, बस ओआर पास होता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, दैट्स इट। It is noted that the company has amended its MOA by passing the requisite resolution at the meeting. कंपनी ने हाँ रेजोल्यूशन पास करा है मीटिंग में। While filing the relevant form, the practicing company secretary refused to certify the form. उसने बोला मैं तुम्हारा फॉर्म सर्टिफाई नहीं कर रहा बिकॉज कंपनी कैपिटल रिड्यूस कर रही है बिना ट्राइब्यूनल की अप्रूवल के, ये इनवैलिड है। तो कंपनी सेक्रेटरी को बताओ कि सर आप गलत कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, आपको पता है आप गलत कर रहे हो, क्यों? क्योंकि ये 61 का केस है, इस केस में आपको एनसीएलटी अप्रूवल चाहिए ही नहीं होता। आपको बताना है क्या कंपनी का डिसीजन एंड कंटेंशन ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी इज करेक्ट और नॉट। कंटेंशन ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। कौन सा रेजोल्यूशन पास करना होता है? ओहो, ओआर। ये तो इजी था, ये तो इजी था। तो आपको टाइप ऑफ रेजोल्यूशन बताना है जो आपको पास करना पड़ेगा, ओआर पास करना पड़ेगा, ओआर पास करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? जल्दी बोलो है ना? यस सर। चलो लिखना शुरू करेंगे। एज पर सेक्शन 61 एज पर सेक्शन 61, तो एज पर सेक्शन 61 a company having share capital may alter the capital clause of MOA। आप MOA का कैपिटल क्लॉज ऑल्टर कर सकते हो by passing ordinary resolution, by passing ordinary resolution as per section 61 subsection 1 clause E, company may, if authorized by AOA, if authorized by AOA, cancel the shares company may, if authorized by AOA, cancel the shares that are not taken or not agreed to be taken by passing ordinary resolution as per section 61 subsection 2. Such cancellation of shares is not a रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। यह आपका रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल भी नहीं माना जाएगा। तो यहां हम लिखेंगे एज पर
गिवन फैक्ट्स, company has reduced the share capital without obtaining NCLT approval. Without obtaining the NCLT approval and amended MOA by passing required resolution. But ये सब क्या है? फैक्ट्स एंड एनालिसिस. बट कंपनी सेक्रेटरी refused to certify on the ground that reducing share capital, नहीं SH7 नहीं लिखना, 64 का कोई कनेक्शन नहीं है, आपको SH7 लिखने की जरूरत नहीं है कि SH7 फाइल होगा एज पर सेक्शन 64, मत लिखना SH7 वाला पॉइंट है. That reducing share capital without approval of NCLT is invalid. Without approval of NCLT is invalid. तो ये इनवैलिड है. अब मैं यहां पे लिखूंगा कंक्लूजन्स. फर्स्ट, उसने पूछा कि कंपनी का डिसीजन सही था. हाँ, कंपनी का डिसीजन सही था. कंपनी सेक्रेटरी की कंटेंशन गलत थी. द डिसीजन ऑफ द कंपनी इज वैलिड. इज वैलिड एज कैंसिलिंग द शेयर्स which are not taken or not agreed to be taken is governed by section 61 which do not require NCLT approval. ये आपका आंसर है. अब मान लो आपको सेक्शन नंबर नहीं याद, तो आप ये वाली लाइन मत लिखना, तो आप सीधे लिखोगे और अग्रीड टू बी टेकन विच डू नॉट रिक्वायर द NCLT अप्रूवल. उस केस में हमको NCLT अप्रूवल की जरूरत नहीं होती. विच डू नॉट रिक्वायर NCLT अप्रूवल. ओनली passing a resolution in general meeting is sufficient. जो आप रेजोल्यूशन पास कर लोगे बस उतना सफिशिएंट है, NCLT अप्रूवल नहीं चाहिए. तो द कंटेंशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इज इनवैलिड. कंटेंशन ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी इज इनवैलिड. कंपनी सेक्रेटरी की कंटेंशन क्या है? इनवैलिड है. ठीक है. सेकंड उसने क्या पूछा था कि रेजोल्यूशन कौन सा पास होता है? ओहो, फॉर ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज ऑफ MOA. फॉर ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज ऑफ MOA द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. अब यहां OR मत लिखना, यहां मैं सजेस्ट कर दूंगा ऐसे करके ऐसे लिख लो तो सही है, क्योंकि इसमें पूरा क्वेश्चन ही OR का है ना. मतलब उसका जो सेकंड पार्ट है वो पूछ ही रेजोल्यूशन का नाम रहा है, तो एटलीस्ट उसको तो पूरा लिख दो. तो फिर द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन शैल बी पास्ड इन द जनरल मीटिंग. शैल बी पास्ड इन द जनरल मीटिंग. सर मल्टीपल प्रोविजंस एक क्वेश्चन में ही पूछे तो क्या सब पॉइंट लिखने पड़ेंगे या टिल द कॉन्टेक्स्ट? जितना उन्होंने पूछा है, जिन पॉइंट्स के बारे में आपसे पूछा आप उतना लिखो.
जिन पॉइंट के बारे में, जैसे अब मैं इसका अब मैं तुमको लास्ट में क्वेश्चन कराऊंगा डिवेंचर ट्रस्टी की क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन वाला। अब उसमें उन्होंने क्या करा है, उसमें उन्होंने सजेस्टेड आंसर के अंदर ना, उसमें उन्होंने क्या करा है, सजेस्टेड आंसर के अंदर डिवेंचर ट्रस्टी की पूरी क्वालिफिकेशन दी है। पहले पहले पूरी डिस्क्वालिफिकेशन का पूरा क्राइटेरिया बताया, सारे पॉइंट लिखे, और फिर उसमें से जो 4 पॉइंट हमारे वाले हैं उसके बेसिस पे मैंने आंसर लिख दिया, एक एक कंक्लूजन। तो वो जस्टिफिएबल है, वो आंसर देना वैसे ही ठीक रहेगा, क्योंकि आप ऐसे समझो ना, अब वहां पे क्या है 5-6 पॉइंट है, तो आपने 5-6 पॉइंट लिख दिए। अब 4 तो क्वेश्चन ही पूछे हुए आपसे, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, 4 तो आपसे क्वेश्चन ही पूछे हुए, बताओ भैया कि वो इस केस में डिवेंचर ट्रस्टी बन सकता है नहीं बन सकता, इस केस में बन सकता है नहीं बन सकता। तो जो 5-6 पॉइंट है पहले वो लिख लो, और उसके बाद फिर जो आपके 4 पॉइंट है उसका आंसर लिख दो। बट अगर मैं मेरे से पूछोगे, जैसे ऑडिटर वाला केस है, अब ऑडिटर की डिस्क्वालिफिकेशन में तो 10 पॉइंट है और बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारी चीजें। तो अगर मेरे से ऑडिटर की डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन आएगा तो फिर मैं सिर्फ वही पॉइंट कोट आउट करूंगा जिसका डिस्क्वालिफिकेशन, जिस पॉइंट पे डिस्क्वालिफिकेशन पूछी है। फिर मैं ऑडिटर की पूरी वो ऐसा सारी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लिखने बैठ जाऊंगा कि 141 सबसेक्शन 3 में जो सारी डिस्क्वालिफिकेशन है सारी लिख डालो, सारी नहीं लिखनी। बट इस केस में यू कैन राइट डाउन, जैसे डिपॉजिट ट्रस्टी का क्वेश्चन आता है, डिपॉजिट ट्रस्टी के केस में भी आपको क्या दिखेगा, उसमें भी 5-6 पॉइंट है, तो पूरा लिख दो। उसके बाद जो आपसे पूछ रहा है कि भैया ये बताओ ये डिपॉजिट ट्रस्टी बन सकता है नहीं बन सकता, उसके हिसाब से अपना आंसर दे दो। ठीक है, ठीक है, जल्दी से बोलेंगे ठीक है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, जल्दी बोलो हाँ या ना। हाँ जी, फटाफट से बोलेंगे, जल्दी जल्दी बोलेंगे, अच्छे अच्छे बच्चे हैं, फटाफट से, क्यूट क्यूट बच्चे हैं, जल्दी जल्दी से बोलते हैं, जल्दी बोलो फटाफट। क्या हम आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखो सर। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, ये भी आपके स्टडी मैट का क्वेश्चन है, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। शंकर पोर्टलैंड सीमेंट लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट एंड हैज गॉट अ गुड ब्रांड वैल्यू, बहुत अच्छी ब्रांड वैल्यू बन गई इसकी। ओ Over the year, it has built a good reputation and its balance sheet as on 31st March 2024 shows the following position. आपको ये फॉलोइंग पोजीशन बतानी है। सबसे पहली बात, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल कितनी दे रखी है आपकी, 2.5 करोड़ रुपए। इशूड सब्सक्राइब पेड अप शेयर कैपिटल दे रखी है आपकी कितनी, 10 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले यहां दे ही नहीं रखी। हो सर आप लिखना ही भूल गए, लिख लो ना, 1 करोड़ रुपए। ऐसा हो क्या कर रहे हो। फ्री रिजर्व आपको दे रखे हैं कितने, 3 करोड़ रुपए। वैसे तो ये लिखा ही हुआ है, मल्टीप्लाई तो हम कर ही लेंगे, नहीं हमसे नहीं होता मल्टीप्लाई भी, हाँ तो मत करो फिर मल्टीप्लाई भी, ठीक है। फ्री रिजर्व कितने दे रखे हैं, 3 करोड़ रुपए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इशू करना चाहते हैं बोनस शेयर, 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर, हर 2 शेयर पे 1 शेयर हम बोनस शेयर देना चाहते हैं फ्री का। जिस बंदे के पास 2 शेयर है हम उसको 1 फ्री का शेयर देंगे। वाओ। Held by the existing shareholder, the board wants to know the condition and the manner of issuing the bonus share under the provision of Companies Act. आपसे पूछ रहा है बोर्ड कंडीशंस बताओ क्या होती हैं बोनस इशू की, एंड ये भी बताओ कि किस तरीके से आप बोनस शेयर इशू करोगे। लो जी, सेक्शन बताओगे मुझे बोनस इशू का क्या है, मैं तो भूल गया यार। बोनस इशू का सेक्शन होता था आई थिंक सेक्शन नंबर 286। क्या होता था बोनस इशू का सेक्शन, बोनस का सेक्शन होता था 434, मुझे याद ही नहीं आ रहा यार। सेक्शन 63 होता था, तुमको याद है सच में, लिखो सेक्शन नंबर 63। नालायक, एक सेक्शन बता दिया, अभी ऐसे रात तक सोएंगे नहीं, है रात तक अब ऐसे ऐसे होके घूमेंगे। 63 सेक्शन नंबर 63 लिखो, एज पर सेक्शन 63 ऑफ कंपनीज एक्ट। एक बच्चा कह रहा है वाह क्या एक्टिंग है, अरे भाई सही में भूल जाता हूं मैं, सही में भूल जाता हूं मैं। एज पर सेक्शन 63 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी में इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर कंपनी में इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स टू members out of free reserves, second free reserve, second security premium account
या फिर थर्ड CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, प्रोवाइडेड बोनस शेयर shall not be issued out of रिवैल्यूएशन रिजर्व। बोनस शेयर आप कभी भी रिवैल्यूएशन रिजर्व से क्या नहीं करोगे, पे नहीं करोगे। बोनस शेयर मतलब पे कर रहा हूं, बोनस शेयर रिवैल्यूएशन रिजर्व से इशू नहीं होगा। आप रिवैल्यूएशन रिजर्व को कैपिटलाइज करके बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते। बोनस शेयर शेल नॉट बी इशूड आउट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व। इस लाइन को थोड़ा और अच्छा लिखना है तो यू कैन राइट इट लाइक बोनस शेयर शेल नॉट बी इशूड बाय कैपिटलाइजिंग द रिवैल्यूएशन रिजर्व। बोनस शेयर शेल नॉट बी इशूड बाय कैपिटलाइजिंग द रिवैल्यूएशन रिजर्व। रिवैल्यूएशन रिजर्व को कैपिटलाइज करके आप बोनस शेयर नहीं दे सकते। ओके सर, ओके। आगे लिखेंगे कंडीशंस फॉर बोनस इशू। सबसे पहला, इट इज ऑथोराइज्ड बाय एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा ऑथोराइज्ड होना चाहिए। सेकंड, इट इज ऑथोराइज्ड बाय शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग on the recommendation of board, on the recommendation of board of director. Third, company has not defaulted, company has not defaulted in payment of interest or principal amount of deposits or debt securities, डिपॉजिट्स और डेट सिक्योरिटीज। और कंडीशन क्या होती है सर? और एक कंडीशन होती थी कि एम्प्लॉय का पैसा नहीं मारा होना चाहिए। लिखो, कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड in payment of statutory dues of employees। कंपनी ने एम्प्लॉय का पैसा नहीं मारा होना चाहिए। और कंडीशन क्या होती थी? फुल्ली पेड अप होने चाहिए। पार्टली पेड अप शेयर्स मस्ट बी मेड फुल्ली पेड अप। पहले एग्जिस्टिंग पार्टली पेड अप शेयर फुल्ली पेड अप आपको बनाने पड़ेंगे। एंड वंस द बोनस इशू इज अनाउंस्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन नॉट रिवोक इट। एंड यहां एक लाइन और, फर्दर कंपनी इंश्योर्स दैट bonus shares shall not be issued in lieu of dividend, shall not be issued in lieu of dividend। वो डिविडेंड के बदले इशूड नहीं होना चाहिए। तो अब यहां पर कंपनी का कितने कितने बोनस शेयर इशू करने थे? इशू ऑफ बोनस शेयर्स। कंपनी हर 2 शेयर वाले को 1 शेयर देना चाहती है। कंपनी हर 2 शेयर वाले को ORBR नहीं लिखेंगे, ये ORBR वाला पॉइंट ही तो हो गया कि शेयर होल्डर जनरल मीटिंग में ऑथोराइज करेंगे बाय द वे ऑफ OR और बोर्ड रिकमेंड करता है बाय द वे ऑफ BR।
और लास्ट लाइन ये बोलता है कि बोनस शेयर डिविडेंड के बदले नहीं जाएंगे, कंपनी डिविडेंड बोल के ये नहीं देगी, मतलब कंपनी ने डिविडेंड देना है और डिविडेंड के बदले तुमने क्या दे दिया, बोनस शेयर, और बोनस शेयर देके बोल रहे हो ये लो ये तुम्हारा डिविडेंड है, ऐसा नहीं होता। कंपनी को बोनस शेयर इशू करना है 2 के बदले 1। कंपनी वांट्स टू इशू 1 bonus share for every 2 shares held. 1 bonus share for every 2 share held. तो हर 2 पे 1 चाहिए, तो टोटल शेयर कितने हैं? टोटल शेयर हैं आपके 10 लाख। दस लाख का मतलब सीधा कितना हो गया? 10 रुपए वाला शेयर है ना, तो ये आपका हो गया 10 लाख शेयर, 1 करोड़ हो गए ना। $50 lakh free reserve is required by the company. कंपनी को 50 लाख का क्या चाहिए होगा? फ्री रिजर्व चाहिए होगा। कंपनी को 50 लाख का क्या चाहिए होगा? फ्री रिजर्व चाहिए होगा। एंड फ्री रिजर्व अवेलेबल विद द कंपनी। कंपनी के पास फ्री रिजर्व है कितना? 3 करोड़ रुपए का। ओ भाई साहब बहुत ही ज्यादा है, दैट इज ₹3 करोड़। 3 करोड़ रुपए का क्या है? फ्री रिजर्व पड़ा आपके पास। तो सो द कंपनी में प्रोसीड फॉर इशू ऑफ bonus shares of ₹50 lakh out of available free reserve. आउट ऑफ अवेलेबल फ्री रिजर्व। आपके पास जो फ्री रिजर्व अवेलेबल है आप उसमें से क्या दे सकते हो? आप उसमें से बोनस शेयर दे सकते हो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? यस और नो? हम जल्दी से बोल देंगे यस और नो। हाँ जी बेटा। इज माय पॉइंट क्लियर टू यू? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस। चले आगे। चलो सर, चलो सर। हाँ यस नवीन, क्लियर है बेटा? क्लियर है सर, क्लियर है सर। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है बायबैक का। एक XYZ अनलिस्टेड कंपनी है, उसने क्या करा? उसने एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा इन द जनरल मीटिंग ऑन 5 जनवरी 2019 टू बायबैक 30% ऑफ इट्स ओन इक्विटी शेयर। अपने ही इक्विटी शेयर खरीदने के लिए 30% इक्विटी शेयर। तुम ज्यादा से ज्यादा इक्विटी शेयर कितने खरीद सकते हो बायबैक में? 25%। 30% तुमको किसने बोला इक्विटी शेयर बायबैक करने को? द आर्टिकल ऑफ द एसोसिएशन एम्पावर द कंपनी टू बायबैक इट्स ओन शेयर। हाँ ठीक है, एओए के अंदर पावर लिखी हुई है कि तुम बायबैक कर सकते हो। अरे पर बाबा 25 ही तो कर सकते हो, 25 से ऊपर थोड़ी करोगे। अर्लियर द कंपनी हैज आल्सो पास्ड अ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो क्या एसआर पास होके 25% ही हो सकता है? द कंपनी फर्दर डिसाइडेड दैट द पेमेंट फॉर बायबैक शैल बी मेड आउट ऑफ द प्रोसीड ऑफ द कंपनीज अर्लियर इशू ऑफ इक्विटी शेयर। बहुत बढ़िया, इक्विटी शेयर से ही पैसा उठा के इक्विटी शेयर वालों को ही बायबैक करेंगे। वाओ, बताओ क्या कंपनी का प्रपोजल ऑर्डर में है या नहीं है?
तुम्हारा प्रपोजल यही गलत था 30%। ये तो बात ही नहीं आती कि तुमने अर्लियर प्रोसीड इक्विटी शेयर से उठाई, बाद में इक्विटी शेयर का बायबैक कर रहे हो। भैया आप बायबैक ही नहीं कर सकते 25% से ज्यादा। आपने तो वही गलत कर दिया। ओ, आपने तो वही गलत कर दिया। What will be your answer if the buyback offer date is revised from 5th of January 2019 to 25th 2019? सर ये क्या स्यापा है? 5 जनवरी डेट का क्या सपंगा है? अच्छा, कंपनी ने पहले भी क्या किया था, एक बायबैक किया था, और वो किया था 15 जनवरी 2018 को। और जो तुम अब दूसरा बायबैक कर रहे हो वो तुम कर रहे हो 5 जनवरी 2019 को। तो तुम्हारे ये दोनों बायबैक के बीच में कम से कम 1 साल का गैप होना चाहिए। दो कॉन्सेक्यूटिव बायबैक्स के बीच में कम से कम 1 साल का गैप होना चाहिए। आपने यहां 1 साल का गैप नहीं डाला, और आपने 1 साल के अंदर अंदर बायबैक कर लिया। ये भी गलत करा हुआ तुमने तो। और सेकंड पॉइंट पूछ रहा है, अगर यही डेट आपकी क्या होती, 5 जनवरी की जगह 25 जनवरी होती, यानी आप 15 जनवरी 2018 के बाद 25 जनवरी 2019 को कर रहे होते, तो फिर डेट वाइज मैं बोलता ये प्रपोजल वैलिड हो जाता, क्योंकि फिर 1 साल वाला पॉइंट कंप्लाइंस हो जाता। ओके 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 ओके, ठीक है। बट इसका आंसर क्या लिखोगे कि वो वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप सेम काइंड से इशू करना चाह रहे हो, सेम काइंड का इशू ला रहे हो, सेम काइंड का बायबैक कर रहे हो, ये अलाउड नहीं है। तो दोनों का आंसर ही इनवैलिड है वैसे तो। लिखो, आंसर लिखो। अब देखो उसने क्या पूछा, क्या कंपनी का प्रपोजल इज इन ऑर्डर? मैं लिखूंगा कंपनी का प्रपोजल इज नॉट इन ऑर्डर। मैं नहीं लिखूंगा यहां पे इनवैलिड है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है। हम यहां पे क्या लिखेंगे, वेदर द कंपनीज प्रपोजल इज इन ऑर्डर। तो हम लिखेंगे यस इट इज इन ऑर्डर, नो इट इज नॉट इन द ऑर्डर। गॉट इट? आपको मैंने बार बार बोला, जैसा वो क्वेश्चन पूछेगा, जिस कॉन्टेक्स्ट में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वैसे आपको आंसर देना है। अलाउड, नॉट अलाउड, वैलिड, इनवैलिड, ये सब हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। लिखो आंसर। पहले फर्स्ट पॉइंट, प्रपोजल ऑफ कंपनी is not in order. On the basis of following reasons. On the basis of following reasons. A. Company XYZ Limited has passed special resolution to buy back 30% of equity shares, but as per section 68, company cannot buy back more than 25% of equity shares in any financial year. Second, company has also passed SR. Company has passed SR earlier also. Company has passed SR earlier also. To buy back on 15th of January 2018, and since now passed SR for buyback on 5th of January 2019. On 5th of January 2019. So 1 year from the last buyback is not completed. One year from the last buyback not completed. और
कैन नॉट बाय बैक मोर देन 25% ऑफ इक्विटी शेयर। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट, कंपनी ऑल्सो डिसाइडेड टू डू बायबैक फ्रॉम अर्लियर प्रोसीड्स ऑफ equity shares. However, as per section 68, company shall not use the earlier proceeds of an issue of same kind shall not use earlier proceed of same kind। और सेकंड पॉइंट इन्होंने क्या पूछा था कि भैया अगर वो 25 जनवरी होता तो क्या वैलिड होता? मैं बोलता नहीं। लिखो, इफ the date of buyback was 25th of January 2019 instead of 5th of January 2019, still the proposal is not in order. Still the proposal is not in order because company is planning to do buyback out of proceeds of अर्लियर इशू ऑफ सेम काइंड। क्योंकि आप सेम काइंड के इशू से ही दोबारा बायबैक करना चाह रहे हो, ये तब भी क्या नहीं होगा? अलाउड नहीं होगा। ये तब भी आपका क्या नहीं होगा? अलाउ नहीं होगा। क्लियर है बेटा? जल्दी से बोलेंगे, इज इट क्लियर टू यू? क्या हमको बात समझ में आ गई है? चले आगे। यस, जन जनार्दन जन, यस, ये कंक्लूजन थे, यही आपको आंसर लिखने हैं ऐसे। चलो आगे। और क्या सर? चलो अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 7 पे। और ये धासु सा क्वेश्चन जो आपको इतना धुएंधार बड़ा बड़ा क्वेश्चन नजर आ रहा है, हाईवे, ये क्वेश्चन को देख के आपको ऐसे सांसें अटक जाएंगी। ये क्वेश्चन अभी सितंबर 25 के अंदर आया था। ये इसी बार का एग्जाम क्वेश्चन है, सितंबर 25 का। क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, सिर्फ तुम ऐसा साइज देख के घबरा जाओगे कि तो बड़ा क्वेश्चन आ गया, क्या ही पूछा होगा, पता नहीं मैं क्या आंसर लिखूंगा। पहले आराम से पढ़ो, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। फॉरवर्ड ट्रूपर्स लिमिटेड इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ wearable protective gear and accessories including helmets and shields for the supply to the armed forces in the country। तो कुछ इक्विपमेंट बनाते हैं और किसको देते हैं? आर्म्ड फोर्सेस वगैरह को देते हैं। एंड इट इज द सब्सिडरी कंपनी ऑफ सिक्योरिटी ट्रूपर लिमिटेड। तो एक कंपनी है फॉरवर्ड ट्रूपर और इसके ऊपर इसकी एक होल्डिंग बैठी है सिक्योरिटी ट्रूपर। ठीक है, एक कंपनी है फॉरवर्ड ट्रूपर, इसके ऊपर सिक्योरिटी ट्रूपर। वाओ, कौन ऊपर कौन ऊपर? ट्रूपर के ऊपर ट्रूपर। पागल ही है ये। द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ फॉरवर्ड ट्रूपर एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रखी है, पेड अप शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है 1145 करोड़। फिर आपको रिजर्व एंड सरप्लस दे रखे हैं, अवेलेबल फॉर डिविडेंड, यानी कि ये फ्री रिजर्व है। अवेलेबल फॉर डिविडेंड का मतलब हो गया ये कौन से रिजर्व है? फ्री रिजर्व है। इन्होंने लोन भी ले रखा है एक प्राइवेट बैंक से, के प्राइवेट लिमिटेड बैंक। सर चुपचाप पढ़ लो इधर। के प्राइवेट लिमिटेड बैंक से 120 करोड़ रुपए का लोन ले रखा है। यहां 120 रुपए जेब में नहीं है जहर खाने के लिए। ठीक है,
क्वेश्चन में जो मर्जी बना दो, है ना। तो के प्राइवेट लिमिटेड से क्या ले रखा है आपने, लोन भी ले रखा है, कितने का, 120 करोड़ का, और आपके क्रेडिटर भी हैं कितने के, 14 करोड़ के। ठीक है सर, 14 करोड़ के हमारे क्या हैं, क्रेडिटर्स हैं, 14 करोड़ के हमारे क्या हैं, क्रेडिटर्स हैं। ठीक है, ठीक है सर, यहां तक तो कहानी समझ में आ गई है। आगे चलते हैं। आगे वो ये बोलना चाह रहा है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द फॉरवर्ड ट्रूपर, यानी इस वाली कंपनी की बात हो रही है, इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इन्होंने प्लान करा फॉर द फॉलोइंग स्कीम्स टू फैसिलिटेट द परचेज ऑफ इट शेयर बाय इट्स एम्प्लॉय, यानी ये अपने एम्प्लॉयज को पैसे देना चाहते हैं ताकि वो इस कंपनी के शेयर खरीद सकें। ठीक है सर। To create an institution in the form of a trust which would be responsible for the purchase of share of the forward trooper, तो फॉरवर्ड ट्रूपर कंपनी ही क्या बना रही है, ट्रस्ट बना रही है, और फॉरवर्ड ट्रूपर ही लोन दे रही है अपने ही शेयर खरीदने के लिए। पर लोन कितने रुपए का दिया गया, 110 करोड़ रुपए का। और ये ट्रस्ट क्यों बनाया गया, ये ट्रस्ट इसलिए बनाया गया ताकि ये शेयर खरीदेगा कंपनी के एम्प्लॉइज के बेनिफिट्स के लिए, यानी वो एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम वाली ट्रस्ट वाला केस है। तो ठीक है, ये एक्सेप्शन तो होती है, हमें पता है कि ऐसी स्कीम्स जिनके लिए एसआर पास होता है वो एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम्स होती हैं, वो ट्रस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट की जाती है, तो कंपनी ट्रस्ट को लोन दे सकती है। जिसको ये सेक्शन ही समझ में नहीं आता, रिवीजन वीडियो देख लेने एक बार, एकदम बढ़िया बढ़िया समझ में आ जाएगा। सेक्शन 67 है। और कंपनी अपने एम्प्लॉय को लोन दे सकती है फॉर देयर 5 मंथ सैलरी का लोन दिया है, तो वैसे 6 मंथ सैलरी के बराबर दे सकती है, बट ध्यान रखना वो एम्प्लॉय जो होना चाहिए वो कंपनी का केएमपी वगैरह नहीं होना चाहिए। वहां पर भी एक्सेप्शन है कि वो केएमपी नहीं होना चाहिए। Mr. Strong, one of the director, has although approved the first scheme, but have opposed to the second one. उन्होंने बोला पहली वाली तो ठीक है, सेकंड वाली गलत है। क्यों? क्योंकि claiming that employees can be granted loan for purchase of company, but of not of its holding company. आए ये बोल रहा है कि ये भैया आपने दूसरी स्कीम गलत बनाई है। आप अपनी कंपनी के डायरेक्टर्स वगैरह को लोन, एम्प्लॉयज को लोन दे सकते हो, आप अपने एम्प्लॉयज को लोन दे सकते हो उनकी 6 महीने की सैलरी के बराबर, पर उससे वो कंपनी के शेयर खरीदेंगे, कंपनी की होल्डिंग के नहीं खरीद सकते। ऐसा थोड़ी होता है। आप कंपनी के शेयर भी खरीद सकते हो, कंपनी के होल्डिंग के शेयर भी खरीद सकते हो। इवन यहां पे एक पॉइंट और ध्यान रखना, फुल्ली पेड अप शेयर खरीदने होते हैं, पार्टली नहीं। फुल्ली पेड अप शेयर खरीदने के लिए आप उनको लोन दे सकते हो। एक तो इंस्टीट्यूट ने इस पे भी क्वेश्चन बना रखा है कि पार्टली पेड अप खरीद लिए हैं, बताओ वैलिड है इनवैलिड है, इनवैलिड है। फुल्ली पेड अप शेयर खरीदने हैं। तो कंसिडरिंग द फॉलोइंग प्रोविजंस, कंसिडरिंग द प्रोविजंस जो आपको बताए गए हैं, आपको बताना है the validity of the decision by the board of director of forward trooper to provide 110 करोड़ का लोन to the trust। ये इनवैलिड है, मैं बता रहा हूं। 110 करोड़ का लोन आप नहीं दे सकते। सर आप कैसे बता रहे हो? क्योंकि मैक्सिमम 5% अलाउड होता है। आप मैक्सिमम 5% शेयर खरीद सकते हो। अगर आप इधर, आप मेरे साथ जरा ये फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है, 1145, और जितना आपका ये रिजर्व एंड सरप्लस है, इसको जरा टोटल कर लो, इसको जरा टोटल कर लो। 1145 और 1012, 1145 प्लस 1012 ये निकला, और इसका आप निकाल दो जरा 5%, तो ये निकल कर आ रहा है 107.85। 1145 प्लस 1012, ये टोटल का 5% निकाल दो, वो निकल कर आएगा 107.85। तो आप मैक्सिमम इतने ही शेयर खरीद सकते हो, इतने का ही लोन दे सकती है कंपनी। इससे ज्यादा की शेयर ही नहीं ले पाओगे आप, और जब इससे ज्यादा के शेयर ही नहीं ले पाओगे तो तुमको 110 करोड़ का लोन क्यों दे भाई? तो पहली स्कीम इनवैलिड है। दूसरा, बताओ द वैलिडिटी ऑफ द कंटेंशन ऑफ मिस्टर स्ट्रॉन्ग, क्या वो सिक्योरिटी ट्रूपर के शेयर खरीद सकता है? तो और क्या, आप उस कंपनी के शेयर भी खरीद सकते हो, आप उसकी होल्डिंग के शेयर भी खरीद सकते हो। ओ, तो सेक्शन 67 आपको यहां पे कोट करना है। सेक्शन 67 जो है आपको यहां पे क्या करना है, कोट करना है। समझ में आई बात? यस और नो लिखो। सेक्शन नंबर 67, एज पर सेक्शन 67 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अ पब्लिक कंपनी शैल नॉट, सजेस्टेड में इसका आंसर बहुत बड़ा दे रखा है। 5% कैसे? 5% लॉ में लिखा है भाई, 5%। हर्ष सक्सेना, लॉ में लिखा है 5%। A public company shall not give directly, indirectly loan, guarantee, security and financial assistance। लोन, गारंटी, सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एनी पर्सन
for purchase of its shares or shares of its holding company। ना तो आप अपने शेयर खरीदने के लिए लोन दोगे, यस खुशी, ना आप अपनी होल्डिंग के शेयर खरीदने के लिए लोन दोगे। बट सेक्शन 67 सबसेक्शन 3 provides the exception to section 67 subsection 2। case 1 when loan is given by the company for any scheme approved by SR for purchase of shares for the benefit of employees। पॉइंटर्स बना सकते हैं सब, बुलेट नहीं। फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज और परचेज ऐसे लिख लो ऑफ, यहां पे लिख लेना ऐसे फुल्ली पेड अप शेयर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी और ऑफ द होल्डिंग कंपनी। कंपनी के शेयर भी खरीद सकते हो, कंपनी की होल्डिंग कंपनी के भी शेयर खरीद सकते हो। सेकेंड पॉइंट, लोन कैन बी गिवन टू एम्प्लॉइज, लोन कैन बी गिवन to employees other than, loan can be given to employees other than director or KMP director or KMP not exceeding their 6 month salary for purchase of fully paid up shares of company or of its होल्डिंग कंपनी। कंपनी के भी शेयर खरीद सकते हो, कंपनी की होल्डिंग के भी शेयर खरीद सकते हो। ठीक है बेटा, ठीक है सर। फिर मैं आगे लिखूंगा, यहां पे आगे लिखना एज पर रूल 16 कंपनी शैल नॉट प्रोवाइड एनी लोन टू ट्रस्ट for the purchase of shares to the trust for purchase of share unless the scheme is approved by SR। यहां जो ऊपर लिखा था ना आपने, when the loan is given by the company, यहां और लिख लो टू ट्रस्ट, बीच में टू ट्रस्ट लिख लेना बस, to trust unless the scheme is approved by SR। Further, the aggregate value of the shares that can be purchased shall not exceed, वो एक्सीड नहीं करेगा किसको, 5% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व ऑफ कंपनी।
5% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व ऑफ कंपनी, उसके 5% से एक्सीड नहीं कर सकता। सो इन द गिवन केस फर्स्ट वाला मैं बोलूंगा as per the aforementioned provisions, maximum shares that can be purchased, आप कितने शेयर परचेज कर सकते हो सर? 1145 CR प्लस 1012 CR का 5% मैक्सिमम, दैट इज 107.85 करोड़। तो ग्रांट ऑफ लोन ऑफ 110 करोड़ इज नॉट एज पर लॉ, ये एज पर लॉ नहीं है। सो द डिसीजन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर of Forward Trooper Limited, so the decision of the, इसको तो ये डिसीजन सही लग रहा था गधा, डिसीजन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ फॉरवर्ड ट्रूपर लिमिटेड और ग्रांट ऑफ लोन ऑफ 110 CR इज नॉट वैलिड, ये वैलिड नहीं है एज इट इज बियॉन्ड परमिसिबल लिमिट, क्योंकि वो लिमिट के बाहर जा रहा है। और सेकंड वाला मैं बोलूंगा, इन्होंने बोला था कि आप सिर्फ उस कंपनी के शेयर खरीद सकते हो, उसकी होल्डिंग के नहीं, तो खरीद सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है? एज पर द अफोर मेंशन्ड प्रोविजन, एज पर द अफोर मेंशन्ड प्रोविजंस, the contention of Mr. Strong about opposing the plan that loan cannot be given, that loan can be given to buy shares of Forward Trooper Limited only is not valid. ये वैलिड क्यों नहीं है? Because shares of holding company, that is Security Troopers Limited, can also be purchased. क्योंकि आप उसके शेयर भी क्या कर सकते हो? परचेज कर सकते हो। शेयर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी भी परचेज कर सकते हो, सब्सिडरी के नहीं करने आपको, सब्सिडरी का तो कोई रोल ही नहीं है, वो तो रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है, तो रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है तो एक्सेप्शन किस बात की? बट रेस्ट्रिक्शन थी होल्डिंग कंपनी पे, तो होल्डिंग कंपनी के शेयर आप इस केस में परचेज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। एक बार मुझे यहां तक बोल देंगे यस सर इट इज एब्सोल्युटली क्लियर क्लियर क्लियर, जल्दी से एक बार बोल देंगे यस सर इट इज एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल ऑफ अस, ये हमको कहानी समझ में आ गई है। क्लियर एकदम? चलो इसके बाद जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें कुछ भी नहीं है, ये तुम सेल्फ करोगे। अब इसमें सेल्फ कैसे करना है मैं बता देता हूं, कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू राइट डाउन द क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, और उसके बाद आपको चारों पॉइंट का आंसर दे देना है। कोई बंदा जिसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं है, या जिसने 10,000 के शेयर ले रखे हैं, या जिसने कंपनी को 499 रुपए देने हैं, या फिर जिस बंदे ने गारंटी दे रखी है, बताओ वो डिबेंचर ट्रस्टी बन सकता है नहीं बन सकता? ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आप पुरानी राइटिंग प्रैक्टिस में देखोगे ना तो आपको मिल जाएगा। मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो मैंने ये आपका
मेरे ख्याल से आपको मई 25 वाले में मिल जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी चेक। मई 25 वाले में मिल जाएगा आपको। जहां तक मुझे याद आ रहा है ये कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है, ऐसे ही देखो, कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है ऐसे ही। तो पहले आपको एज इट इज पूरा ऐसे क्या लिख देना है, पूरा आपका डिबेंचर ट्रस्टी कौन बन सकता है कौन नहीं बन सकता, उसके बाद आप अपने वाले कंक्लूजन का आंसर लिख दो। एज पर द अबव सेड प्रोविजन, ये बंदा डिबेंचर ट्रस्टी बन सकता है, ये बंदा नहीं बन सकता, ये बंदा बन सकता है, जो भी केस बनेगा, मतलब बन सकता है नहीं बन सकता, एज द केस में भी। सेम टू सेम क्वेश्चन आपका यहां पे मैंने किया हुआ है। इसके अंदर बस 3 पार्ट हैं, जो मैंने अभी दिया उसके अंदर 4 पार्ट है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको यहां से रेफरेंस मिल जाएगी, आपको यहां से आइडिया लग जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। तो ये मैं बोलूंगा एक बारी आप सेल्फ करोगे एंड एक रेफरेंस फ्रॉम May 25 राइटिंग प्रैक्टिस। वहां अगर आपको क्वेश्चन का आंसर बाद में खुद से लिखने के बाद चेक करना है तो एक बार वहां से आप देख सकते हो, एक बार वहां से आप देख सकते हो। ठीक है बेटा। और मैंने काफी सारे क्वेश्चन इसमें कवर नहीं भी, क्योंकि रिपीटिशन हो जाता है, तो मैंने ऑलमोस्ट ना कोशिश किया कि जो क्वेश्चंस मैं पहले नहीं करा के बैठा हूं मैं वो सारे क्वेश्चन करा रहा हूं इस बार, ताकि वो वाले क्वेश्चन जब आप सेल्फ करो तो आपके ना ओवरऑल क्वेश्चन कवरेज हो जाए। मैं डुप्लीकेसी मारूंगा, वही वाले पहले वाले क्वेश्चन दोबारा कराऊंगा तो फिर कोई फायदा नहीं है, फिर तो पुरानी प्लेलिस्ट पड़ी आप देख ही लेते। तो इसलिए मैंने थोड़े से नए क्वेश्चन अलग से डाले। तो ये वाले आपने कर लिए, अब जो मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं उसको आप सेल्फ करके देख सकते हो, तो तुम्हारे दोनों काम सेट हो जाएंगे। ठीक ठीक सर। अब वीडियो को तुम लाइक कर देना, आज तो भैया बहुत ही तुमने हद मचाई। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को बाकी सारे दोस्तों के साथ शेयर करना, दैट प्लीज वॉच दिस वीडियो, दिस इज गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प यू, ये तुमको हेल्प करेगी। एंड डेफिनेटली जो तुम बढ़िया बढ़िया कमेंट करके जाते हो, जो तुम्हारे प्यारे प्यारे फीडबैक्स होते हैं मैं सारे पढ़ता हूं, तो जरूर वो फीडबैक्स कमेंट बॉक्स में छाप देना। ठीक है, वो प्यार कमेंट बॉक्स में बरसा देना, आई विल सी दैट। एंड मिलेंगे इन द नेक्स्ट क्लास फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर की राइटिंग प्रैक्टिस अपन करेंगे, लाइव करेंगे यूट्यूब पे। एंड अगला वाला जो चैप्टर हम करेंगे वो हम करेंगे, इट कुड बी प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट, चैप्टर 3 की करेंगे, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट, दैट विल बी ऑन मंडे। ठीक है, चलो तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड कीप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड एज समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर योर सक्सेस। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा बाय बाय।